अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट टेलीस्कोप तो आपके सामने ये डिटेल आएगी कि पहली टेलीस्कोप अक्टूबर सन 1608 में बनाई गई। इस टेलीस्कोप में दो लेंस थे, एक छोटा और एक बड़ा, और इस टेलीस्कोप की मदद से आप किसी भी दूर की चीज को जूम करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप गूगल पे पुराने तरीन टेलीस्कोप के बजाय पुराने तरीन लेंस को सर्च करते हैं तो आपको मालूम होगा कि इंसान ने लेंस बनाना 3000 साल पहले सीख लिया था, क्योंकि सबसे पुराना लेंस सन 1850 में इराक से मिला था। ये एक गोल शेप का क्रिस्टल का टुकड़ा है। इस पर तहकीक से मालूम हुआ कि ये तकरीबन 3000 साल पुराना लेंस है और ये किसी भी चीज को 3 गुना ज्यादा जूम करके आपको दिखा सकता है। अब इसकी गुलाई को देखते हुए ये ख्याल किया गया कि शायद ये पुराने जमाने में किसी चीज को जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, क्योंकि ये लेंस सूरज की रोशनी को फोकस करने के काबिल है। अब इस बारे में कुछ रिसर्चर्स ने ये थ्योरी भी दी कि नहीं, ये किसी टेलीस्कोप का लेंस हो सकता है, लेकिन इसको टेलीस्कोप इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि इसकी बाकियात नहीं मिली, यानी कि इसके बाकी टुकड़े नहीं मिल सके। लेकिन अगर बिलफर्ज हम मान लेते हैं कि ये टेलीस्कोप का ही टुकड़ा है तो फिर हमें यह भी मानना होगा कि दुनिया में पहली टेलीस्कोप तकरीबन 3000 साल पुरानी है। जमानों से टेलीस्कोप बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं रहा कि जमीन पर मौजूद किसी चीज को जूम करके देखा जाए, बल्कि इंसान की ख्वाहिश चांद सितारों को जूम करके देखने की और वहां तक पहुंचने की रही है। अगर इंसान किसी चीज को छू नहीं सकता तो उसे देखना पसंद करता है। अब जब तक इंसान चांद सितारों को छू नहीं सका तो तब तक वो इन्हें ज्यादा से ज्यादा बेहतर अंदाज में जूम करके देखना चाहता था, और इसी मकसद के लिए टेलीस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट्स इजाद हुए। लेकिन जब इंसान ने इन्हें जमीन से अच्छा खासा देख लिया तो फिर वहां पर पहुंचने की तलब भी बढ़ गई। जैसे कि चांद तक पहुंचने की कोशिश सदियों पहले एक चाइनीज बादशाह ने की थी, जिसको वान हू के नाम से जाना जाता था। इस हवाले से मैंने एक रील भी बनाई थी जो मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पे मौजूद है। वान हू की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो चांद तक पहुंच जाए, और इस मकसद के लिए उसने फायर एरो रॉकेट्स मंगवाए और एक कुर्सी तैयार करवाई। अब वान हू को यह मालूम था कि जब हम किसी रॉकेट को फायर करते हैं तो वो बहुत स्पीड के साथ काफी दूर जाता है, तो उसने सोचा कि अगर मैं बहुत सारे रॉकेट्स को एक साथ जमा करके फायर करूंगा तो शायद ये बहुत दूर तक जाएंगे, और उसका ख्याल था कि शायद ये चांद तक तो पहुंच ही जाएंगे। अब उसने इसी सोच के साथ तकरीबन 47 एरो रॉकेट्स अपनी कुर्सी के साथ बांध दिए। इसके अलावा उसने अपनी कुर्सी के ऊपर पतंग जैसी 2 छतरियां भी लगा दी कि अगर बिलफर्ज वो वापस जमीन पर आएगा तो इस छतरी की वजह से वो आहिस्तेगी से जमीन पे आएगा। अब अपने हिसाब से वान हू बड़ा अच्छा जहन लड़ा रहा था। तमाम तैयारियां मुकम्मल करने के बाद उसने हुक्म दिया कि भाई इन रॉकेट्स को फायर करो। अब जब पीछे से वो रॉकेट फायर किए गए तो एकदम से एक धमाका हुआ और धुआं ही धुआं फैल गया और कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन जब नजर आने लगा तो पता चला कि वान हू तो यहीं रह गया, लेकिन उसकी रूह आसमानों के पार चली गई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, क्योंकि वान हू की जान चली गई थी। अब मेरे और आपके हिसाब से उसने बड़ी बेवकूफ़ी की थी, लेकिन वान हू की चांद तक जाने की इस कोशिश को तारीख में एक बहुत बड़ी कोशिश माना जाता है। अगरचे उसका तरीका गलत था, लेकिन उसके आइडिया में बहुत सारा काम बाकी था, यानी कि आइडिया गलत नहीं था, बस ये आइडिया इनकम्प्लीट था। क्योंकि वान हू को रॉकेट की पावर का पता था, लेकिन इसमें बेशुमार गलतियां थी और यह तजुर्बा उसकी जान ले गया। बहरहाल रॉकेट के इस तजुर्बे के बाद इंसानों ने अपनी कोशिशें बंद नहीं की। इससे पहले जो रॉकेट्स बनाए जाते थे उनमें गन पाउडर यानी कि बारूद भरा जाता था, लेकिन पहली बार अमेरिकन कॉलेज के प्रोफेसर और साइंसदान रॉबर्ट गोडार्ड ने 16 मार्च 1926 को दुनिया का पहला लिक्विड प्रोपेलर रॉकेट बनाया और उड़ाया। ये रॉकेट जमीन से 41 फीट की ऊंचाई तक उड़ा। इसकी रफ्तार 60 मील फी घंटा थी और ये 2 सेकंड बाद वापस गिर गया। लेकिन लिक्विड फ्यूल से उड़ाया जाने वाला ये पहला रॉकेट था और ये स्पेस तक पहुंचने की कोशिशों में इंसान की कामयाबियों में से एक कामयाबी थी, क्योंकि आज जितने भी स्पेस रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं उनमें लिक्विड फ्यूल डाला जाता है। बहरहाल 1926 के बाद इस रॉकेट टेक्नोलॉजी पर काम तेज किया गया और इंसान ने यह भी जान लिया कि जमीन की ग्रेविटी हमें एक ताकत से खींच रही है, इसलिए हम जमीन से बाहर नहीं जा पाते और जमीन से बाहर निकलने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा स्पीड चाहिए। और फिर हमें यह मालूम हो गया कि अगर 11,000 किलोमीटर फी सेकंड हमारी स्पीड होगी, यानी अगर हम जमीन से निकलते हुए 25,000 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में तय कर सकते हैं तो ही हम जमीन का मदार छोड़ सकते हैं, वरना इससे कम स्पीड में हम जमीन से बाहर नहीं निकल सकते। ये जानने के बाद साइंसदानों ने तेज से तेज तरीन रॉकेट्स बनाने की कोशिश की और बिल आखिर 1949 में बम्पर वेक नाम का एक रॉकेट तैयार कर लिया गया। ये रॉकेट स्पेस की तरफ लॉन्च किया गया और आखिरकार ये पहला रॉकेट था जो जमीन से बाहर निकल गया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि ये इंसानी तारीख में पहला ऑब्जेक्ट था जो जमीन से बाहर निकल गया, क्योंकि इससे पहले इंसानों की बनाई हुई कोई भी चीज जमीन से बाहर नहीं निकल सकी थी। लेकिन ये कामयाबी मिलने के बाद आगे भी बहुत सारे मिशन थे, जिनमें से अगला सबसे बड़ा मिशन ये था कि अब इंसान को स्पेस की तरफ भेजना है। और इस मिशन पर ज्यादा मेहनत इसलिए भी थी कि इंसान को महफूज तरीके से वापस भी लाना था। ये नहीं कि बंदा स्पेस
स्पेस में पहुंचा दिए तो बस ठीक है, उसे वापस लाना भी एक मिशन था। फिर इस टेक्नोलॉजी पर और भी काफी मेहनत हुई और बिलाखिर वो दिन भी आ गया कि जब एक इंसान स्पेस में इंटर हो गया। ये 12 अप्रैल 1961 का दिन था जब सोवियत यूनियन का एक पायलट जिसका नाम यूरी गगारिन था, इस पायलट को वूस्टॉक नाम की एक स्पेसशिप में बिठाया गया। ये मिशन इस पायलट के लिए भी बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि इंसानी तारीख में वो पहला इंसान था जो स्पेस तक चलने लगा था। खैर ये रॉकेट लॉन्च हुआ और इसकी स्पीड 27,400 किलोमीटर फी घंटा थी। ये रॉकेट इसी स्पीड से जमीन से बाहर निकल गया और स्पेस में दाखिल हो गया और ये एस्ट्रोनॉट 108 मिनट तक स्पेस में सफर करने के बाद वापस जमीन पे आ गया। वो बिल्कुल हिफाजत के साथ जमीन पे पहुंच गया और ये इंसानी तारीख की बहुत बड़ी कामयाबी थी। जरा सोचिए कि यूरी गगारिन के लिए ये कितनी बड़ी खुशी होगी कि वो दुनिया का पहला इंसान बन गया जो स्पेस तक पहुंचने में कामयाब भी हुआ और वापस भी आ गया। इसके बाद पूरी दुनिया में खुशी की एक लहर दौड़ गई कि भाई अगर हम स्पेस तक पहुंच सकते हैं तो फिर ये चांद और बाकी सैयारों तक भी पहुंचा जा सकता है। वैसे इंसानों को ये तमाम कामयाबियां उस दौर में मिली हैं जब अमेरिका और सोवियत यूनियन की कोल्ड वॉर चल रही थी। इस कोल्ड वॉर का फायदा एक ये हुआ कि इंसानों ने स्पेस टेक्नोलॉजी पर बहुत मेहनत की। अब चूंकि सोवियत यूनियन ने अपना पहला इंसान स्पेस तक पहुंचा दिया था तो अमेरिका की कोशिश थी कि वो इससे भी अगला स्टेप लेगा, यानी उसे अब किसी सैयारे की तरफ बढ़ना था। और फिर नासा ने भी पहली स्पेसक्राफ्ट लॉन्च की जिसने 14 दिसंबर 1962 में पहली बार जमीन के मदार से निकलकर वीनस प्लेनेट का दौरा किया। इस प्लेनेट को आप जमीन से भी नंगी आंख से देख सकते हैं और ये वही प्लेनेट है जो उल्टा घूमता है, यानी इस पे आपको सूरज वेस्ट से निकलकर ईस्ट में गुम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन नासा की वो स्पेसक्राफ्ट वीनस पर उतरी नहीं और फिर इसी प्लेनेट तक सोवियत यूनियन ने भी अपनी स्पेसक्राफ्ट भेजी और फिर 1 मार्च 1966 में वेनेरा 3 नामी एक स्पेसक्राफ्ट ने वीनस प्लेनेट पर लैंड करने की कोशिश की। मगर आपको बता दूं कि वीनस बहुत गर्म प्लेनेट है, इसको जहन्नुम का सहारा भी कहते हैं क्योंकि इसका टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब इतनी हीट वो स्पेसक्राफ्ट बर्दाश्त नहीं कर सकी और वहां पर क्रैश हो गई। लेकिन बहरहाल ये वीनस की सरफेस तक पहुंच जरूर गया, यानी इंसान ने पहली बार जमीन से बनाई हुई चीज किसी दूसरे प्लेनेट पर फेंक तो दी। अब भले से वो क्रैश हो गया लेकिन वो पहुंच जरूर गया और ये भी एक हिसाब से बड़ी कामयाबी थी। इसके बाद इंसानों ने चांद पर उतरने का फैसला किया और फिर पहली बार 1966 में एक स्पेसक्राफ्ट ने चांद के गिर्द ऑर्बिट किया क्योंकि किसी भी प्लेनेट पर उतरने से पहले वहां के मौसम के बारे में जानना जरूरी होता है। और जैसे ही चांद के माहौल के बारे में जाना गया तो फिर वो पहला टाइम था कि सोवियत यूनियन और अमेरिका की कोल्ड वॉर सर चढ़ के बोल रही थी क्योंकि दोनों ममालिक में टेक्नोलॉजी की जंग थी। ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी तैयार करके दुनिया में ये साबित करना चाहते थे कि वो ज्यादा पावरफुल हैं। चांद के मुतालिक पूरी दुनिया इंतजार में थी कि कौन पहले लैंड करेगा क्योंकि इस मिशन में चांद पे इंसानों को उतरना था और ये जमीन की तारीख में पहली बार होने लगा था कि कोई इंसान चांद पे कदम रखता। इन दोनों ममालिक ने अपने अपने मिशन पर बहुत भारी मिकदार में पैसे खर्च किए। अमेरिका ने अपने इस मिशन को अपोलो 11 का नाम दिया। उन्होंने इसे अपना बहुत बड़ा मिशन समझा और 2 एस्ट्रोनॉट्स को इस मिशन के लिए भेजा और बिल आखिर 20 जुलाई 1969 यानी कि 1969 में पहली बार इंसान ने चांद पे कदम रखा। ये इंसानी तारीख की इतनी बड़ी कामयाबी थी लेकिन आज तक इस चीज पर बहुत से लोग यकीन नहीं भी करते, वो एक अलग बात है और इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना भी चुका हूं। लेकिन चांद पे उतरने के इस फैक्ट को सोवियत यूनियन ने भी नहीं डिनाई किया। अच्छा, पहले मेरी एक वीडियो है उसका मैंने एक शॉर्ट जो है वो मैंने टिकटॉक पे डाल दिया था जिसमें मैंने पहले ये बताया था कि इंसान चांद पे नहीं उतरा, ये सब एक ड्रामा था, एक फेक स्टूडियो बना के वहां पर इन्होंने प्रैक्टिस की। अब ये मैंने सिर्फ एक क्रॉप डाला था लेकिन फुल वीडियो मैंने टिकटॉक पे नहीं डाली थी। अब जिसने वहां पर वो वीडियो देखी तो उसने यही समझ लिया कि फिरोजी भाई ने कह दिया कि भाई इंसान चांद पे नहीं उतरा। उसके बाद की वीडियोस में मैंने ये बताया कि इंसान चांद पे उतरे, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। तो आप में से बहुत से लोगों ने कहा कि यार ये क्या दोगलापन है, कभी बोलता है चांद पर नहीं गए, सब ड्रामा था, कभी बोलता है गए। तो बराए मेहरबानी आप मेरी वो वीडियो यूट्यूब पे आकर पूरी देखें, उसके बाद मुझे कुछ कहें। अच्छा, तो वापस टॉपिक पे आते हैं। आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल है कि यार इंसान चांद पे वापस क्यों नहीं जाते। तो पहले तो आपको ये बता दूं कि ये 1969 में जो एक मिशन किया गया उसके बाद भी लगातार मून लैंडिंग हुई और ये टोटल 6 लैंडिंग्स थी, यानी इन 6 दौरों में तकरीबन 12 एस्ट्रोनॉट्स चांद से होकर आए हैं। और सबसे आखिरी मिशन का नाम अपोलो 17 था जो 1972 में हुआ और उस मिशन ने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए क्योंकि वो बहुत लंबा मिशन था जो तकरीबन 12 दिनों पर मुश्तमिल था। और उस मिशन में सबसे लंबे टाइम के लिए मून वॉक भी की गई और चांद पे मौजूद पत्थर वगैरह यानी कि उसके सैंपल भी सबसे ज्यादा उसी मिशन में लाए गए। ये आखिरी मिशन करने के बाद नासा ने कोई भी एस्ट्रोनॉट्स चांद पर नहीं भेजे। अब सवाल यही है कि आखिर क्यों नहीं भेजे। तो उसकी बड़ी वजह यह थी कि चांद पर मुसलसल कई मिशन होने के बाद गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इसमें खत्म हो गया था क्योंकि चांद पर पहुंचना एक बड़ा मिशन था। अब वहां पर पहुंचा जा चुका था और 6 बार पहुंचा जा चुका था। तो इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने यह ख्याल किया कि अब चांद पर बार बार आना जाना पैसों को खराब करने वाली बात है, जिसके बाद गवर्नमेंट ने नासा का बजट बहुत कम कर दिया। अब बजट की कमी की वजह से नासा मजीद मिशन नहीं भेज सका। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसानों को ना भेजने का फैसला करने के बाद चांद से बिल्कुल ताल्लुक ही खत्म हो गया, बल्कि उसके बाद भी इंसानों ने चांद
चांद पर रोबोट्स वगैरह जरूर भेजी, क्योंकि रोबोट्स वगैरह पर खर्चा भी बहुत कम होता है और साथ ही वो लंबे अरसे तक मालूमात दे सकती हैं। लेकिन तकरीबन 50 साल बाद नासा ने दोबारा चांद पे जाने का फैसला किया है। और याद रहे कि इससे पहले जितने भी मिशन हुए उन सब में सिर्फ मर्द हजरात थे जिन्होंने चांद पर लैंडिंग की, लेकिन इस बार चांद के इस मिशन में एक खातून भी शामिल है और 2025 या 26 में दोबारा मून लैंडिंग का इम्कान है। दोस्तों, मेरा इरादा था कि मैं इसी वीडियो में वोयेजर 1 और 2 की हिस्ट्री भी ऐड कर दूं। वोयेजर 1 एक ऐसी स्पेसक्राफ्ट है जो इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो चुकी है, यानी वो जमीन से इतनी दूर जा चुकी है कि उसका भेजा हुआ सिग्नल जमीन पर 2 दिन बाद पहुंचता है। लेकिन वोयेजर से मुतालिक भी मैं वीडियो पर काम कर रहा हूं जो बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।